जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यह जो टॉपिक चल रहा है हमारा किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह टॉपिक है हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित। तो दोस्तों पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने दोस्तों पोषक तत्व के बारे में। तो यहाँ पर हम पुनः बता देते हैं कि पोषक तत्व कहलाते क्या हैं। तो दोस्तों भोज्य पदार्थों में उपस्थित वे सभी तत्व जो शारीरिक वृद्धि का कार्य करते हैं, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं तथा शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद देखा था हमने दोस्तों कि रासायनिक आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक आधार पर पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा है अकार्बनिक पोषक तत्व। तो दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व में हमने देखा था कि कार्बनिक पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व में हमारे आ जाते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा जल। तो दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया है और जिसके जो दो वीडियो हैं हम अपलोड कर चुके हैं। ये जो है हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित सभी पोषक तत्व में प्रमुख रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? तो कौन सा पोषक तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और ये यौगिक किस अनुपात में होते हैं? तो दोस्तों ये यौगिक 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रमुख पोषक तत्व है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसमें अर्थात कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें आलू से, चावल से, गेहूं से, मक्का से, केला से, चीनी से, गुड़ से आदि से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शरीर में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा में से लगभग 45% ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत हम करते भी किसके लिए हैं? तो किसके लिए करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं आलू, चावल, गेहूं, मक्का, केला, चीनी और गुड़ आदि हैं। ठीक, इसके लिए बाद हम बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट किसके लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता के 45% भाग की पूर्ति इन्हीं अर्थात कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत किसके लिए होती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है या ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, तो दोस्तों मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत हम किस किस को पढ़ेंगे? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत हम किस किस को पढ़ेंगे? तो किस किस को पढ़ेंगे? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत हम किस किस को पढ़ेंगे? तो किस किस को पढ़ेंगे? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, गम्स और पेप्टिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों जो मोनोसेकेराइड्स है यह कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप माना जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मोनोसेकेराइड्स जो है रंगीन और
जल में घुलनशील तथा रवेदार शर्करा होती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोनोसैकेराइड्स को सरल शर्करा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो क्या क्या आते हैं हमारे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो यह रंगहीन, जल में घुलनशील तथा रवेदार होता है। इसे सरल शर्करा भी कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज। आइए दोस्तों इनको देखते हैं। तो दोस्तों बात करें, जो ग्लूकोज है यह जीवों का ईंधन पदार्थ माना जाता है। और दोस्तों यह हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो दोस्तों यह मुख्यतः हमें शहद से, अंगूर से, आलू से, चुकंदर से, गन्ना से और मक्का से प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो दोस्तों ग्लूकोज जो है इसे जीवों का ईंधन पदार्थ कहा जाता है। यह प्रायः शहद, अंगूर, आलू, चुकंदर, गन्ना, मक्का आदि में पाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों फ्रक्टोज की। तो दोस्तों फ्रक्टोज जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर प्राप्त होता है, तो दोस्तों फ्रक्टोज हमें सर्वाधिक मात्रा में फलों से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों फ्रक्टोज जो है फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है या पाई जाती है। ठीक, तो बात करें फ्रक्टोज की तो यह फलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों गैलेक्टोज की। तो दोस्तों गैलेक्टोज हमें प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता है। ठीक, अर्थात हम इसको सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। गैलेक्टोज जो है हमें लैक्टोज के पाचन से प्राप्त होती है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों गैलेक्टोज के बारे में। तो दोस्तों गैलेक्टोज प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है, बल्कि लैक्टोज के पाचन से प्राप्त होती है हमें क्या, गैलेक्टोज शर्करा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों डाइसैकेराइड्स की। तो दोस्तों डाइसैकेराइड्स जो है वह है मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं से मिलकर बनने वाली शर्करा है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज आते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों डाइसैकेराइड्स की बात करें तो यह मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं से मिलकर बनने वाली शर्करा है। इसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज आते हैं। ठीक, आइए इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों सुक्रोज जो है वो क्या है, तो दोस्तों यह एक्चुअल में एक दानेदार शक्कर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चीनी भी कहते हैं। और यह दोस्तों किस किस से मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के एक एक अणु से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों सुक्रोज मुख्य रूप से हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो दोस्तों सुक्रोज चुकंदर से, गन्ना से और सूखे मेवा से प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सुक्रोज के बारे में। यहाँ पर हमने सर्वप्रथम लिख दिया है कि सुक्रोज चुकंदर, गन्ना, सूखा मेवा आदि में पाया जाता है। यह दानेदार शक्कर होती है, अर्थात जो सुक्रोज है वह दानेदार शक्कर होती है, जिसे हम चीनी भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के एक एक अणु होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सुक्रोज। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लैक्टोज की। तो दोस्तों लैक्टोज हमें लैक्टोज किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों लैक्टोज पाया कहाँ पर जाता है, तो दोस्तों लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। और दोस्तों जो लैक्टोज है इसमें ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के एक एक अणु होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा दोस्तों लैक्टोज। तो लैक्टोज की बात करें दोस्तों तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के एक एक अणु रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम माल्टोज की बात करें दोस्तों तो माल्टोज जो है एक मल्ट शर्करा है, इसको मल्ट शर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है, इसलिए इसे मल्ट शर्करा भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो है ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा माल्टोज। तो माल्टोज की बात करें दोस्तों तो माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों ये हो गया हमारा डाइसैकेराइड्स। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स जो है वह है मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणुओं के संयुक्त होने पर बनती है। ये जल में अघुलनशील होती है। ठीक,
इसके अंतर्गत हम दोस्तों किस किस को देखेंगे, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स, पेम्पटेन। ठीक, चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड्स जो है मोनोसेकेराइड्स के अनेक अणुओं के संयुक्त होने से पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। ठीक, तो मोनोसेकेराइड्स के अनेक अणुओं के संयुक्त होने से पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। और दोस्तों जो पॉलीसेकेराइड्स है यह जल में अघुलनशील होती है या होते हैं। तो दोस्तों ये जो है जल में अघुलनशील होते हैं। इसके अंतर्गत सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स, पेम्पटेन आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने एग्जाम की दृष्टि से 2-3 फैक्ट और लिख दिए हैं कि दोस्तों जो सेलुलोज है इसका पाचन मानव नहीं कर पाता है। स्टार्च जो है वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। और दोस्तों जो ग्लाइकोजन है वह है मांसपेशी एवं यकृत में जमा रहता है। तो आइए दोस्तों इनको देख लेते हैं कि मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में होते हैं, ग्लाइकोजन मांसपेशी एवं यकृत में जमा रहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है तो उससे क्या होता है, तो दोस्तों उससे ऊर्जा की मांग की भी पूर्ति होती है, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारे प्रोटीन की बचत हो जाती है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। ठीक, तो दोस्तों ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति से शरीर की ऊर्जा की मांग पूरी हो जाती है, जिससे प्रोटीन की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो जिससे प्रोटीन की बचत होती है। ठीक, तो ये हो गए कार्य। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, सुस्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो दोस्तों उससे होता ये है कि हमारी कार्य करने की क्षमता घट जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिक समय तक कमी बनी रहती है तो उससे क्या होता है, तो दोस्तों उससे होता ये है कि वसा की मात्रा भी कम होने लगती है। तो दोस्तों जब वसा की मात्रा भी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, तो दोस्तों उससे प्रोटीन की खपत होने लगती है, किस लिए, ऊर्जा को प्रदान करने के लिए, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारे शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, तो समझ में आया कि अधिक समय तक कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा की मात्रा कम हो जाती है तथा प्रोटीन की खपत ऊर्जा प्रदान करने में होने लगती है, जिससे क्या होता है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि और क्या होता है इसकी कमी से। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो हमारी वसा संचित रहती है शरीर में वह ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होने लगती है। तो दोस्तों जब शरीर में संचित वसा ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होने लगेगी तो क्या होने लगेगा, हमारे शरीर का वजन कम होने लगेगा और उससे क्या होगा, हमारे त्वचा पर क्या पड़ने लगेंगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। ठीक, तो दोस्तों ये होती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियाँ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर शरीर सुस्त हो जाता है एवं कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अधिक समय तक इसकी कमी होने पर वसा की मात्रा भी कम हो जाती है तथा प्रोटीन की खपत ऊर्जा प्रदान करने में होने लगती है, जिससे शरीर विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी कमी से संचित वसा ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होने लगती है, जिससे क्या होने लगता है, शरीर का वजन कम होने लगता है तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये होगा इसकी कमी से होने वाली हानियाँ। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है तो उस समय क्या होता है, तो दोस्तों उस समय हमारे जो भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह ठीक से नहीं पच पाता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने पर, और उससे नुकसान ये होता है कि हमारे मसूड़े खराब होने लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जब और क्या होता है, तो दोस्तों जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है तो वह अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है वसा में परिवर्तित होकर हमारे त्वचा के नीचे जमा होने लगता है,
किस रूप में? चर्बी के रूप में, जिससे क्या होता है दोस्तों? मोटापा बढ़ने लगता है। इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अलावा जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है तो उस समय रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को कौन से रोग हो जाता है? तो दोस्तों इससे व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी अधिकता से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है तथा मसूड़े क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होने लगता है? वसा में परिवर्तित होने लगता है, और वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, जिससे क्या बढ़ता है? हमारा मोटापा बढ़ता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने पर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हमारा, आज हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब दोस्तों पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वसा के बारे में, और उसके आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।